बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम जो नया चैप्टर डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 होगा और वो 9th मैट्रिक दोनों क्लासों के लिए है। और उसके अलावा जो बच्चे ई कैट और एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज इसमें ऐड किए हैं। और फर्स्ट ईयर क्लास भी जो है एज वेल एज वो भी अगर तैयारी करना चाहे तो वो भी इसमें से कर सकता है। मैंने इसके अंदर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज भी रखे हैं साथों साथ। वैसे एमसीक्यूज को समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब तक हम पढ़ते नहीं है तब तक समझ में नहीं आता, मगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए इतना ही आसान बनाऊं और मैंने आसान बनाया भी है। और इन एमसीक्यूज को आप तभी समझ सकते हैं जब तक आप इस वीडियो को आखिर तक नहीं सुनते। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आपका जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, या हम फर्स्ट ईयर के लिहाज से ये भी कह सकते हैं कि ये जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ये आपका मोशन इन वन डायमेंशन है। ठीक है, ओके बेटा पहला एमसीक्यूज गौर से सुनिएगा। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। कह रहा है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एक जिस्म है जो मोशन में है, जो हरकत के अमल में है। हमें पता है कि अगर कोई भी जिस्म हरकत के अमल में होगा तो इसका मतलब है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। फर्ज करें मैं इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं, अगर मुझसे कोई कहे कि भाई आपकी पोजीशन क्या है, मैं कहूंगा जहां मैं खड़ा हूं। वो जगह जहां पर आप मौजूद होते हो हम उसे कहते हैं पोजीशन या लोकेशन। अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है व्हाट्सएप पर कि भाई आप कहां पर हैं, आप अपनी व्हाट्सएप का मुझे जो है लोकेशन शेयर करें। लोकेशन का मतलब ये हुआ कि आप कहां पे मौजूद हैं। तो जब कोई जिस्म अपनी लोकेशन या पोजीशन को चेंज नहीं करता तो हम कहते हैं कि आप रेस्ट में हो। मगर अब देखिए मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, अब मैं यहां पे आ गया, मैंने क्या किया कि माहौल के लिहाज से मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो जब भी कोई जिस्म अपनी पोजीशन को या लोकेशन को चेंज करेगा तो हम कहेंगे कि भाई ये डेफिनेशन है मोशन की। या हम एक और भी डेफिनेशन बेटा बना सकते हैं। मैं आपके कॉन्सेप्ट बताने के लिए एक न्यू डेफिनेशन आपको बताता हूं। याद रखिएगा, जब भी किसी जिस्म की वेलोसिटी या जब भी किसी जिस्म की स्पीड 0 होगी तो हम कहेंगे कि वो जिस्म आपका रेस्ट में है। क्योंकि जब कोई बंदा रेस्ट में होगा अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब है उसकी स्पीड 0 होगी। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि भाई व्हेन अ बॉडी हैव स्पीड 0 देन इट इज नोन एज, तो हम कहेंगे भाई ये क्या है, जब वेलोसिटी 0 हो तो रेस्ट। अगर मैं कहूं एक बॉडी है उसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि वो बंदा मोशन में है। मतलब वो अपनी पोजीशन को, वो अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है। जब पोजीशन को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं होगी। तो बेटा अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एक जिस्म है जो मोशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ इट इज चेंजेस इट्स पोजीशन, तो वो अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से, तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, माहौल के लिहाज से। तो बेटा इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज बी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा। अब ये एमसीक्यू दो तरह से आ सकता है। स्पीड इन गिवन डायरेक्शन। अब अगर मैं स्पीड की डेफिनेशन को देखूं तो आपको पता है कि स्पीड की डेफिनेशन होती है कि कोई भी जिस्म डिस्टेंस को कवर करे तो हम कहते हैं स्पीड। अगर कोई जिस्म वेलोसिटी को कवर करे, डिस्प्लेसमेंट को कवर करे तो हम कहते हैं वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी जिस्म एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए उसका पॉइंट पे डायरेक्शन सेम ना हो, मगर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो कोई भी बॉडी अगर डिस्टेंस को तय करे तो स्पीड, अगर
डिस्प्लेसमेंट को तय करे तो हम कहेंगे वेलोसिटी। मगर यहां पे क्या कह रहा है, स्पीड इन गिवन डायरेक्शन। अब देखिए बेटा, एक दो चीजें ये आप गौर से समझिएगा। आपको पता है कि आपकी जो स्पीड है, बेटा, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब अगर मैं कहूं वेलोसिटी, अगर मैं आपसे पूछूं भाई वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं होता, मगर वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन स्ट्रेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर हम उससे कहेंगे वो चीज जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, वेक्टर वो होगा जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़े। तो अगर इसको मजीद और डिफाइन करना चाहे तो हम ये कहेंगे कि भाई स्केलर वो होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट भी हो, ठीक है। मगर वेक्टर के लिए क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो और प्लस डायरेक्शन भी हो, तीन चीजें होंगी तो हम कहेंगे वेक्टर। तो आप देखें कि स्पीड में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। पर फर्ज करें मैं अगर इसी स्पीड के साथ अगर मैं डायरेक्शन को ऐड कर दूं तो ये डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, वेलोसिटी की डेफिनेशन बन जाएगी ना बेटा। देखिए स्पीड में दो चीजें होती हैं, स्पीड स्केलर है तो मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा, वेलोसिटी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड यूनिट और डायरेक्शन। मगर मैं इस वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन में स्पीड के साथ ऐड कर दूं तो कितनी चीजें हो गई, मैग्नीट्यूड यूनिट डायरेक्शन, तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड इन द डायरेक्शन, अगर स्पीड के अंदर डायरेक्शन होगा तो वो क्या होगा बेटा, वेलोसिटी होगी। या हम इसका ये एमसीक्यू दूसरा भी आ सकता है इस तरह, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, कि भाई स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, स्पीड का नहीं बल्कि यहां पे मैं स्पीड नहीं कहेंगे, यहां पे बल्कि कहेंगे, फर्ज करें मैं यहां पे वेलोसिटी भी कह सकता हूं, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी भी कह दूं या स्पीड भी कह ले, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहां पे चलो मैं स्पीड ही लगा देता हूं, सही है। अच्छा, अगर इसी स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड करें, कोई बात जो शुरू में कही स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाएगा तो बेटा वो होगा वेलोसिटी। या स्पीड के मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ फिर भी हम डायरेक्शन को ऐड करें, फिर भी क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा वेलोसिटी। तीसरा एमसीक्यू बेटा, यहां पर आपको मैं एमसीक्यू सिर्फ वैसे डिस्कस नहीं करूंगा विद एक्सप्लेनेशन कि क्यों हो रहा है, और एक एमसीक्यू को मुख्तलिफ तरीकों से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, तीसरा एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ द जी, ये जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो एमके सिस्टम में, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, आप जो कहें। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जो जी की वैल्यू होती है वो इन तीनों के अंदर क्या क्या होगी, तो बेटा याद रखिएगा जी की वैल्यू एमकेस में डिफरेंट होती है, सीजीएस में डिफरेंट होती है, एफपीएस में डिफरेंट होती है। तो बेटा याद रखिएगा जो जी की वैल्यू एमकेस में होती है वो होती है 9.8, क्योंकि जी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर जब हम सीजीएस की बात करेंगे तो सीजीएस फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो हम कहेंगे कि ग्रेविटी की वैल्यू सीजीएस में होती है बेटा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जब सीजीएस में आएंगे तो मीटर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। अगर मैं बात करूं एफपीएस की, तो एफपीएस में बेटा जी की जो वैल्यू होती है वो होगी 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर या फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फीट क्यों आया, क्योंकि जब हम एमकेएस में थे तो मीटर था, जब हम सीजीएस में आए तो मीटर सेंटीमीटर बन गया, मगर जब एफपीएस में आएंगे तो आपका सेंटीमीटर किस में बन जाएगा, फीट में बन जाएगा, मगर आपका टाइम कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है जी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारों में से जो राइट ऑप्शन है बेटा वो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है कि जी की वैल्यू एमकेएस में बेटा एमकेएस में होगी 9.8 और सीजीएस में 980 और आपके एफपीएस में 32। ओके, उसके बाद कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी, ये जो जी की वैल्यू है ये हमें मिली तो है मगर किस फार्मूले से मिली है, कोई
फार्मूला भी तो होना चाहिए ना। जिस तरह फोर्स मालूम करते हैं उसके लिए फार्मूला होता है, वेलोसिटी मालूम करते हैं उसके लिए फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन मालूम करते हैं उसके लिए भी कोई फार्मूला होता है। तो इसके लिए भी तो कोई फार्मूला होना चाहिए ना बेटा। अगर हम जो है वो देखना चाहें, अगर हकीकत को देखना चाहें तो फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल इसके लिए फार्मूला है। तो जो g की वैल्यू है ये बेटा हमें इस फार्मूले से मिलती है। इस फार्मूले से आप घर जाकर ये सॉल्व करके देखिएगा, आपको इससे वैल्यू मिल जाएगी। बेटा g की वैल्यू क्या है? g कौन है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 raised power -11। और बेटा मास ऑफ अर्थ, me का मतलब मास ऑफ अर्थ, यहां पे आप मास ऑफ अर्थ रखें, re का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। बेटा यहां पे आप इसकी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपको जो है वैल्यू 9.8 या 10 आपको मिल जाएगी। तो जो ग्रेविटी की वैल्यू मिली है बेटा वो हमें इस फार्मूले से मिली है। उसके बाद कह रहा है द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जमीन के खींचने वाले अमल को, जो जमीन के अंदर ये जादू है कि चीजों को खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? जी कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, मगर इसका कोई दूसरा नाम। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट टाइम जो है प्रॉब्लम नंबर एमसीक्यूज नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे। तो 5 नंबर एमसीक्यूज क्या है? द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जी इज आल्सो नोन एज, मतलब अट्रैक्शन ऑफ अर्थ बेटा इस दुनिया में जितने भी प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी जरूर दी है। जिस तरह देखें, हर इंसान अल्लाह ताला ने दुनिया में अगर पैदा किया है तो हर इंसान के अंदर एक अपनी अपनी खूबी है। इसी तरीके से बेटा हर प्लैनेट के पास एक अलग अलग अमल है। तो हमारी जो जमीन है, हमारी जमीन के अंदर जो अमल है वो हर चीज को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। तो जमीन के खींचने वाले अमल को, जमीन के अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। तो इसका एक दूसरा भी नाम है, वो दूसरा नाम क्या होगा? तो बेटा गौर कीजिएगा। अब ये कैसे पता चलेगा बेटा? फर्ज करें कि आपके पास एक बॉल है, ये आपके पास कोई बॉल है, आपने क्या किया? इसी बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका। जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो ये बॉल कुछ वक्त के बाद ये दोबारा वापस आ जाएगा। अब मुझे बताएं, जब ये बॉल ऊपर जाएगा, आपके हाथों से निकलेगा जब ये बॉल, तो यहां पर इसकी जो रफ्तार होगी वो बहुत ज्यादा होगी। फर्ज करें यहां पे होगी 50, उसके बाद कितनी हो जाएगी बेटा? 40, उसके बाद 20, उसके बाद बेटा 10। एक वक्त ऐसा आएगा, एक ऊंचाई ऐसी आएगी कि इस बॉडी की रफ्तार क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। ओके, दोबारा जब ये वापस गिरेगा, जब 0 होगी तो बेटा फिर दोबारा फर्ज करें 10, फिर इसकी रफ्तार हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी फर्ज करें 30 और आहिस्ता आहिस्ता 40। तो आप दोनों कंडीशन में देखें कि जब आपकी बॉडी ऐसे अपवर्ड की तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, या आपकी बॉडी डाउनवर्ड की तरफ आ रही थी, तो दोनों कंडीशन में देखें कि बॉडी की जो वेलोसिटी है, बॉडी की जो रफ्तार है, ऊपर की तरफ कम हो रही है और नीचे की तरफ ज्यादा हो रही है। तो ये हो किसकी वजह से रहा है? जमीन की कशिश के अमल की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रफ्तार में जो तब्दीली आ रही है, रफ्तार जो कम ज्यादा हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? ग्रेविटी की वजह से हो रही है। तो रफ्तार के चेंज होने को देखिए ना, इस तरफ वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज, इस तरफ वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो वेलोसिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने को, रफ्तार के ज्यादा या कम होने को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इस g का जो दूसरा नाम है बेटा वो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऊपर की तरफ रफ्तार आपकी डिक्रीज हो रही है और नीचे से नीचे आने की तरफ बॉडी की रफ्तार को जो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रफ्तार में चेंज आ रहा है। तो रफ्तार के चेंज होने को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रही है? ग्रेविटी की वजह से। ओके, उसके बाद 6 वाला देखिए बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
बेटा कोई भी चेंज, याद रखिएगा वर्ड आपका चेंज आए, इसकी जगह पे लफ्ज आपका कवर भी आ सकता है। कोई भी जिस्म चेंज करे, कोई भी जिस्म कवर करे, कोई भी जिस्म तय करे, किसको तय करे? डिस्प्लेसमेंट को तय करे। अब यहां पे ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि कोई भी बॉडी डिस्टेंस को तय करे विद स्ट्रेट डायरेक्शन, सिर्फ डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए, उसका पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो? सीधा हो। तो इस वजह से बेटा हम कहेंगे, अगर डेफिनेशन ऐसे होती, कोई भी जिस्म चेंज करे, कोई भी जिस्म तय करे डिस्प्लेसमेंट को, तो हम कहेंगे कि बेटा किसकी डेफिनेशन है? वेलोसिटी की डेफिनेशन है। और यहाँ पे एक और भी डेफिनेशन बन सकती थी कि कोई भी जिस्म तय करे डिस्टेंस को, मगर उसके अंदर डायरेक्शन हो, तो तब हम फिर भी किसको टिक करते बेटा? वेलोसिटी को टिक करते। उसके बाद है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कोई किसी भी जिस्म की किसमें बेटा तब्दीली आए, यहां पर क्या कह रहा है कि आपकी किसमें चेंज आए? आपकी वेलोसिटी में चेंज आए। तो वेलोसिटी में चेंज आए, या आसान लफ्जों में कहते हैं, ये भी कह सकते हैं कि कोई भी जिस्म वेलोसिटी को तय करे, तो वेलोसिटी के तय करने को बेटा हम क्या कहते हैं? किसी भी जिस्म की वेलोसिटी में चेंज आए तो हम कहेंगे बेटा क्या? एक्सेलरेशन कहेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो या कम हो तो हम तब भी क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। और ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? जब पंखे का बटन हम खोलते हैं तो पंखे की रफ्तार आहिस्ता 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 इंक्रीज होती है, फिर जब बटन बंद करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पंखे की रफ्तार कम होती है। इसका मतलब जब पंखा चलाते हैं तो इसकी रफ्तार में इंक्रीज भी होती है इसकी रफ्तार, और ज्यादा जो है वो कम भी होती है। तो रफ्तार की तब्दीली को, या मोटरसाइकिल जब चलाते हैं ऐसे करते हैं तो रफ्तार ज्यादा होती है, ऐसे करते हैं तो रफ्तार कम होती है। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज आए, या आसान लफ्जों में बेटा जब भी एक्सेलरेशन की बात आए तो बेटा पीके वाली फिल्म वाला सीन बेटा, या 3 इडियट्स फिल्म देखी आपने, तो 3 इडियट फिल्म में क्या कहता है कि जब मुश्किल आए तो क्या कहो? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो जब भी एक्सेलरेशन की बात आए तो आप ये मेरा मंत्र याद रखें, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ओके जी। उसके बाद बेटा 8 नंबर एमसीक्यूज, व्हाट इज द एसआई यूनिट एंड एमकेज यूनिट ऑफ? अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट और एमकेज यूनिट? अब हमसे यहां पे पूछ रहा है कि एसआई यूनिट बताओ और एमकेज यूनिट बताओ, मगर किसका बताओ बेटा? एक्सीलरेशन का बताओ, कि एक्सीलरेशन का जो एसआई यूनिट होगा और जो एमकेज यूनिट होगा वो क्या होगा? तो बेटा याद रखिएगा, पहले इस दुनिया में 4 सिस्टम हुआ करते थे, लोग यूज किया करते थे, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। उसके बाद क्योंकि जब 3 ये सिस्टम थे तो लोगों को मुश्किल हुआ करती थी, लोग परेशान हुआ करते थे कि भाई एक जगह जाते हैं तो एमकेएस में नापते हैं, दूसरी जगह कहीं जाते हैं तो सीजीएस, कहीं पे जाते हैं एफपीएस, तो लोगों को मुश्किल हो रही थी। फिर 1960 में एक फैसला किया गया, उस फैसले में कहा कि भाई आज के बाद जो बंदा जिस क्वांटिटी को इजाद करेगा, आज के बाद हम उस बंदे को उस क्वांटिटी का नाम ले लेंगे। जैसे फोर्स है तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन। वर्क का क्या है? जॉल। प्रेशर का क्या है? पास्कल। इसी तरीके से बेटा याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन का एमकेज यूनिट क्या है, तो एक्सेलरेशन का बेटा एमकेज यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर मैं कहूं उसका एसआई यूनिट क्या है, तो बेटा एक्सेलरेशन को आज तक किसी ने इजाद नहीं किया। तो एक पॉइंट बेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये हमेशा याद कर लें, जिस क्वांटिटी को कोई इजाद नहीं करता, जिस क्वांटिटी को कोई इजाद नहीं करता, उसका एमकेज यूनिट और उसका एसआई यूनिट हमेशा सेम होता है, ये आप याद कर लें। ठीक है, तो इस तरह अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी का क्या यूनिट होगा बेटा? वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एमकेज भी वही होगा, एसआई भी वही होगा। ठीक है बेटा, ओके जी। तो जो एक्सेलरेशन का एमकेज और सीजीएस होगा बेटा वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं एमसीक्यू नंबर 9, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। कह रहा है कि मोशन, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे। फर्ज करें मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी कोई पोजीशन और है, ठीक है, फर्ज करें मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं, इस पोजीशन का नाम है एक्स। अगर मैं यहां पे आ गया, इसका मतलब है मैंने
अपनी पोजीशन को चेंज किया, अपनी पोजीशन को चेंज करने को क्या कहते हैं? मोशन। या मोशन की दूसरी डेफिनेशन है कि जब किसी जिस्म की वेलोसिटी जीरो के बराबर ना हो, हम तब भी उसे क्या कहेंगे बेटा? मोशन। क्योंकि वेलोसिटी जीरो, फर्ज करें एक बंदा है, उसकी जो वेलोसिटी है बेटा, अगर उसकी स्पीड जो है वो अगर जीरो है, एक बंदा है उसकी स्पीड जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी आपकी रेस्ट में है। अगर एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी या स्पीड जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब है वो बॉडी क्या है बेटा? मोशन में। और मोशन का क्या मतलब है? एक पॉइंट ये x1 और ये x2। अगर कोई भी बंदा अपनी पॉइंट को अपनी पोजीशन को, अपनी लोकेशन को क्या करे? चेंज करे, तो उसे क्या कहते हैं? मोशन। तो यहां पे कह रहा है ऐसा मोशन जिसमें बॉडी मूव तो करे मगर स्ट्रेट लाइन में करे, सीधा करे। तो बेटा याद रखिएगा, सीधा करे तो ऐसे मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, या फिर हम इसे तीसरे चक्र में बेटा हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका बेटा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद कह रहा है 10 एमसीक्यूज में द डिस्टेंस। बेटा मैं आपको वैसे भी एमसीक्यू समझा सकता हूं, मगर हम कह रहे हैं कि ऐसे करें हमारे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज क्लियर हो, ताकि अगर कहीं भी एमसीक्यूज किसी भी तरह का है तो हम उस एमसीक्यूज को आसानी से कर लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ओके बेटा, एमसीक्यू नंबर 10, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी जिस्म डिस्टेंस तय करे, कोई भी जिस्म, कोई भी मूविंग बॉडी माने जिस्म, कोई भी जिस्म, मूविंग का मतलब होता है मोशन, कोई भी जिस्म मोशन करे, कवर्ड तय करे, किसको तय करे? डिस्टेंस को तय करे, तो बेटा उसे क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके जी। उसके बाद है बेटा द व्हील्स ऑफ मूविंग कार एंड ब्लेड्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक फैन। कह रहा है कि आपका घर के अंदर जो पंखा होता है, जो वो चाहे पेडिस्टल फैन हो, मतलब स्टैंड वाला डंडे वाला पंखा, या सीलिंग फैन या छत वाला फैन, अगर आप उसके ब्लेड्स देखें, वो जो ब्लेड्स घूमते हैं, या अगर हम इसकी बात करें मोटरसाइकिल के पहिए की बात करें, तो ये जब घूमते हैं तो बेटा ये किसका एग्जांपल है? तो ऐसा मोशन जो अपनी फिक्स पॉइंट पर रहकर अपने एक्सिस को पूरा करे, ऐसा मोशन जो अपनी एक पॉइंट पर रहकर बेटा रोटेट करे, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? बेटा रोटेटरी मोशन कहते हैं। उसके बाद बेटा कह रहा है द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट शोज। कह रहा है कि एक बॉडी है बेटा, फर्ज करें वो आपकी किस x1 पॉइंट पर है, ठीक है? अब x1 पॉइंट पर आप खड़े हैं बेटा, फर्ज करें आप x1 पॉइंट पर खड़े हैं बेटा। जब आप यहां से अपने चलने का आगाज करेंगे, फर्ज करें आप यहां से जा रहे हैं, तो बेटा आपका फासला कहां से शुरू होगा? आपका फासला जीरो से शुरू होगा। इसका मतलब ये जीरो एक ऐसी पॉइंट है जहां से आपके फासले का आगाज भी होता है और हमें यह भी पता लगता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। सीधा जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, आप इस तरफ जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो भी कोई भी बंदा जहां जिस पॉइंट से अपने फासले का आगाज करता है तो वो पॉइंट होती है जीरो। तो बेटा जो बंदा जीरो से स्टार्ट करता है तो हम उसे कहते हैं पोजीशन, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी जब पोजीशन को बनाता है तो बेटा जीरो से बनाता है। तो इस पॉइंट इस एमसीक्यू का मतलब है डिस्टेंस और डायरेक्शन। वो कौन सी बेटा किसी बॉडी का डिस्टेंस और किसी बॉडी का डायरेक्शन जो है वो किसी फिक्स पॉइंट से शुरू होता है, तो किसको शो करता है बेटा? वो शो किसको करता है? पोजीशन को शो करता है। उसके बाद है बेटा यहां पर कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स। अब दो चीजें समझ रहे, विद रेफरेंस और विदाउट रेफरेंस। अब देखिए बेटा फर्ज करें कि एक आपके पास ये कोई रेडी है, ठीक है? ये कोई रेडी है, आप इस रेडी के ऊपर बेटा फोर्स लगा रहे हो। जब आप रेडी के ऊपर बेटा फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या करेगी? फासला तय करेगी। ये बॉडी क्या करेगी बेटा? फासला तय करेगी। तो किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने की वजह से वो बॉडी फासला तय करे तो हम कहेंगे विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। मगर फर्ज करें इसी बोर्ड के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं इसके ऊपर धक्का लगा रहा हूं, मगर ये बॉडी फासला तय नहीं कर रही, तो इसको हम कहेंगे
विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बेटा तो वो फिजिक्स की ब्रांच जो हमें तालीम दे फोर्स के बारे में, और कौन सी, विदाउट रेफरेंस, तो बेटा हम उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। उसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है अ मोटरसाइकिलिस्ट कवर्स, बेटा कवर आ जाए या वर्ड चेंज आ जाए एक ही बात है। कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल वाला जो है या मोटरसाइकिल खुद जो है तय करती है कितना फासला। बेटा देखिए याद रखें, किसी भी चीज को पहचाना जाता है उसके यूनिट से। हम यूनिट से पहचानते हैं कि ये किस चीज का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा मीटर है, तो मीटर अब यूनिट किसका होता है बेटा, डिस्टेंस का। तो कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल वाला है जो फासला कितना तय कर रहा है, 150 मीटर तय कर रहा है, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। बताओ कि इसकी स्पीड कितनी होगी। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेटा फर्स्ट करें, हमें क्या मालूम करनी है। सबसे पहले बेटा आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, आपको क्या चाहिए बेटा, आपको स्पीड चाहिए। तो बेटा स्पीड को किससे जाहिर करते हैं, v से। फार्मूला क्या होता है बेटा, डेल्टा s ओवर डेल्टा t। अगर यहाँ पे एरो आ जाता तो हम कहते हैं कि ये फार्मूला आपका वेलोसिटी का है। तो बेटा डिस्टेंस, तो देखिए इस बॉडी ने डिस्टेंस कितना तय किया बेटा, डिस्टेंस कितना तय किया है, आपका डिस्टेंस कितना है बेटा, 150 मीटर। तो ये आ गया आपका बेटा 150 मीटर। और उसके बाद बेटा नीचे देखिए क्या है, टाइम, टाइम कितना है, 10 सेकंड। तो बेटा t की जगह टाइम पुट करें 10 सेकंड। बेटा ये जीरो कैंसिल, मैथमेटिक्स में नीचे 1 हम नहीं लिखते, तो बाकी क्या बचा बेटा 15। ये कौन है, सेकंड। तो बेटा ये 15 नीचे 1 लिखेंगे नहीं, तो आंसर क्या आया 15 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस बॉडी का जो राइट आंसर है वो जो मोटरसाइकिल वाला है जो 150 मीटर डिस्टेंस तय करता है 10 सेकंड में, तो उसकी जो रफ्तार होगी बेटा वो 15 होगी। उसके बाद बेटा कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार मूविंग अलोंग अ रोड। एक मोटरसाइकिल वाला है या एक कार है जिसकी जो वेलोसिटी है इंक्रीजेस, माने एक बॉडी है उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। फ्रॉम कहां से बेटा, 10 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब इस बॉडी की जो शुरू में रफ्तार है वो कितनी है, शुरू में। तो बेटा शुरू में, शुरू वाले को क्या कहते हैं हम, किससे जाहिर करते हैं बेटा, शुरू वाले को हम किससे जाहिर करते हैं, vi से। vi का क्या मतलब होता है बेटा, इनिशियल। तो बेटा इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी शुरू में कितनी है बेटा 10। तो ये आ गया बेटा आपका 10 आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इंक्रीज तो हो रही है, पहले मोटरसाइकिल वाला जा रहा है किसी रोड से, आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार बढ़ रही है। पहले रफ्तार 10 है, बाद में इज कॉल्ड फाइनल, बाद में कितनी है बेटा 50। तो ये आ गया बेटा फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50। ये आ गया बेटा 50। उसके बाद क्या कह रहा है, इन 10 सेकंड, कितने सेकंड में ये रफ्तार 10 से 50 तक पहुंचती है, 8 सेकंड में। तो इसका मतलब ये हमें क्या गिवन है बेटा, ये हमें टाइम गिवन है 8 सेकंड। तो बेटा हमें क्या मालूम करना है, ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, गौर कीजिएगा, हमें क्या चीज मालूम करनी है, ये जहन में रखिएगा। हमें क्या चाहिए, प्रॉब्लम में देखें, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, a is equal to delta v over t, मतलब change in velocity in time is called acceleration। तो बेटा डेल्टा v किसके बराबर होता है, va minus vi upon t। सही है, ओके। यह देखें, ये पेन मैंने खरीदा 10 रुपए का, बेचा 20 रुपए का, फायदा कितना हुआ 10 रुपए का। आपको कैसे पता चला, बड़ी रकम में से छोटी माइनस, तो बड़ी रकम कौन सी है बेटा फाइनल, छोटी कौन सी है vi इनिशियल, इस वजह से माइनस कर रहे हैं। तो बेटा vf कितना है आपके पास 50, इनिशियल कितना है 10। तो बेटा vf की जगह क्या रखेंगे, ये 50 माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है बेटा 10, ये आ गया 10। और बेटा नीचे टाइम, टाइम कितना मिला हुआ है टाइम बेटा 8 सेकंड, ये आ गया 8। तो बेटा जब हम 50 में से 10 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे बेटा 40, और नीचे 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो बेटा आपकी एक्सेलरेशन को किसमें मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा जवाब क्या आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा यहां पर देखिए मैंने आंसर किया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा इस तरह
आप लोगों को जो है वो जहन में होने चाहिए कि इसका जवाब क्या होगा, किस तरह होगा, ये सारी चीजें जहन में होनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। अब देखिए बेटा आगे वाले एमसीक्यूज हम कैसे करेंगे बेटा, इनको गौर से समझिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, द इक्वेशंस ऑफ द मोशन इज वैलिड फॉर व्हेन मोशन इज, इक्वेशंस ऑफ मोशन इज वैलिड फॉर व्हेन मोशन इज, मतलब ये जो मोशन की इक्वेशंस होती है बेटा, हमें पता है कि मोशन की इक्वेशन हमें 3 पढ़ाई जाती है। पहली इक्वेशन क्या होती है बेटा, Vf is equal to Vi plus At, S is equal to Vit plus 1 by 2 At square, 2As is equal to Vit, sorry Vf square minus Vi square। इसके अलावा भी बेटा एक और भी इक्वेशन है, हमें 3 पढ़ाई जाती है क्योंकि हमारे कोर्स में 3 है। ठीक है, ओके। अब बेटा लाजिम बात है बेटा, हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है। देखिए मैं हूं तो मैं इतना खाना खाऊंगा जितनी मुझे जरूरत होगी, आप उतना काम करेंगे जितनी आपकी हैसियत और आप जितनी आपके अंदर ताकत होगी। इसी तरीके से बेटा जो मोशन की इक्वेशंस हैं तो ये हम कब यूज कर सकते हैं, हर जगह तो यूज नहीं कर सकते ना बेटा, तो हम कहां यूज कर सकते हैं ये समझना बहुत जरूरी है बेटा। ये सवाल हमेशा पूछा भी जाता है, तो बेटा याद रखिएगा ये तीनों इक्वेशंस हम तब यूज करेंगे जब कोई बॉडी बेटा कैसे मूव करे, स्ट्रेट लाइन में मूव करे। याद रख लें स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी बॉडी मोशन स्ट्रेट लाइन में करेगी, सीधा करेगी, स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं लीनियर ट्रांसलेटरी। तो बेटा याद रखिएगा अगर आपका मोशन लीनियर होगा, अगर आपका मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, अगर आपका मोशन ट्रांसलेटरी होगा, तभी जो है हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यह है पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, नो एयर रेजिस्टेंस, हवा की रुकावट का अमल भी ना हो। जैसे देखिए हम जब जमीन से ऊपर जाते हैं तो बेटा जब हम जमीन से ऊपर जाते हैं तो हवा का रुकावट का अमल बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर जो है ये क्वेश्चन तब यूज करेंगे जब कोई बॉडी जमीन पर होगी। तो दूसरी कंडीशन ये भी है कि ये क्वेश्चन तब हम यूज करेंगे जब कोई बॉडी मोशन कहां करेगी, जमीन पर करेगी। तीसरी बात कि नो एयर रेजिस्टेंस, जहां पे हवा की रुकावट का अमल ना हो। ओके, तीसरी बात बेटा कह रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, या आप यहां पे ये भी कह सकते हो कि आपकी जो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। आपकी वेलोसिटी क्या हो बेटा, कांस्टेंट, मतलब किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज ना हो, हम ये तभी बेटा यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मोशन की इक्वेशंस के लिए बेटा 4 कंडीशंस हैं। नंबर 1 मोशन स्ट्रेट लाइन हो, मोशन लीनियर हो, मोशन ट्रांसलेटरी हो। नंबर 2 बॉडी कहां पे मोशन करे, जमीन पर मूव करे। नंबर 3 कि एयर रेजिस्टेंस ना हो, हवा का रुकावट ना हो। ठीक है। नंबर 3 वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अब आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर जब बॉडी जमीन से ऊपर मूव करती है हम तब भी वही करते हैं, कहां करते हैं, हम चेंज करते हैं, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी रखते हैं, डिस्टेंस की जगह हाइट रखते हैं। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद बेटा तो इसके लिए बेटा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑप्शन होगा। ठीक है, सारे सही है। उसके बाद कह रहा बेटा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है बेटा, इनको बेटा गौर से समझिएगा। अब ये एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं बेटा, अब देखिए सबसे पहले यहां पे क्या कह रहा है कि फर्ज करें कि मेरे पास एक बॉडी है बेटा, फर्ज करें कि मेरे पास एक बॉडी है। अब यहां पे क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी इज थ्रोज अपवर्ड देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी। अब गौर कीजिएगा बेटा, फर्ज करें कि मेरे पास एक बॉडी है, ये जिस्म है, अब मैं इसको नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, नीचे से मैंने ऊपर फेंका, सही है, ओके। जब नीचे से ऊपर फेंकूंगा बेटा किससे जाएगा, सीधा ऐसे जाएगा और कुछ वक्त के बाद ये बॉडी ये वापस आ जाएगी और दोबारा जमीन पर आ जाएगी, ऐसे ही बेटा, ओके। अब देखिएगा बेटा गौर कीजिएगा, यहां पे केस क्या है, कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोज, बॉडी को थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, कहां, ऊपर। अब देखिएगा मेरे हाथ में बेटा ये डस्टर है, इस डस्टर को मैं ऊपर उछाल रहा हूं,
जैसे बेटा मैं ऊपर उछालूंगा तो मेरे हाथों से जब ये निकलेगा, मेरे हाथों से जब निकलेगा तो बेटा याद रखिएगा, जब हम जमीन पर होते हैं, जैसे देखिए फर्ज करें मैं यहां जमीन पर हूं, मैं किसी x1 पॉइंट पर हूं, ये x2 पॉइंट है, मैं यहां से मूव करना शुरू किया, मैं x2 पर आया, तो बेटा यहां पर मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? शुरू वाली वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि जमीन पर खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, घूमने का, फिरने का जब हम आगाज करते हैं तो बेटा कहां से करते हैं? 0 से। मगर यहां पे केस क्या है कि बॉडी को क्या कर रहे हो आप? थ्रो कर रहे हो। कहां थ्रो कर रहे हो? अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। तो बेटा याद रखिए, जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ उछालते हैं, जब ऊपर की तरफ उछालते हैं, जब कोई बॉडी आपके हाथों से, जब आप किसी बाल को फेंक के देते हो, आपके बॉल जब हाथों से निकलता है, उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा याद रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी बेटा वो ज्यादा होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे देखिए यहां पे मैंने बॉल को फेंका, पहले वेलोसिटी 50, फिर 40, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? ज्यादा। फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी बेटा देखिए किसके बराबर है? 0 के बराबर। सही है, ओके। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ हम थ्रो करेंगे तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो बेटा क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ अ बॉडी इज थ्रोज अपवर्ड, किसी भी बॉडी को अगर हम ऊपर फेंकें तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो बेटा जब नीचे से फेंकेंगे पहले वेलोसिटी ज्यादा, आहिस्ता 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 रफ्तार इसकी क्या हो जाएगी? कम। मैक्सिमम हाइट पर, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जब मेरी रफ्तार, जो मैंने इसको ताकत दी, ऊपर फेंका, जब रफ्तार इसके अंदर खत्म हो जाएगी, शुरू वाली इनिशियल, आखिर वाली फाइनल, फाइनल क्या है बेटा? 0। तो इस वजह से यहां पे क्या ऑप्शन आ जाएगा? दैट इज 0। उसके बाद है इफ अ बॉडी फॉल्स डाउन फ्रॉम अ मैक्सिमम हाइट, कह रहा है कि कोई बॉडी जो है वो ये वाली पॉइंट, बेटा वो पॉइंट जहां पे, ये वाली पॉइंट जहां पे किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाए, क्योंकि जब आप किसी बॉडी को उछाल रहे हो, जैसे मैंने इसको उछाला, जब मैंने इसको ऊपर उछाला, एक वक्त ऐसा लम्हा आया कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी वो क्या बन गई बेटा? 0। तो ये जो 0 वाली पॉइंट, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं। तो कह रहा है कि जब आप किसी बॉडी को, इफ अ बॉडी फॉल्स, फॉल का मतलब होता है बेटा गिरना, जब हम किसी बॉडी को ऊपर से गिरा रहे हैं, ऊपर से गिरा रहे हैं मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी बेटा, देखें फर्ज करें बॉल है आपके पास, आप किसी बॉल को नीचे उछाल रहे हो, जैसे देखिए ये रजिस्टर है मेरे हाथ में, मैं इसको ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं, जब फेंकूंगा बेटा, जब फेंकूंगा तो इसकी शुरू में वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? ऊपर से फेंकेंगे तो शुरू में 0, जब नीचे आएगा तो कितनी होगी बेटा? फाइनल ज्यादा होगी ना, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है? इंक्रीज। ऊपर जाते हैं, ये देखो यहाँ पे रफ्तार कम क्यों हो रही है? क्योंकि बेटा ग्रेविटी कम हो रही है। नीचे ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा हो रही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? जब ऊपर से कोई चीज नीचे गिरेगी तो शुरू में रफ्तार कितनी होगी? 0। उसके बाद कह रहा है इफ अ बॉडी फॉल्स डाउन, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, फॉल कर रही है, गिर रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो अभी मैंने बताया जब हम ऊपर से फेंकेंगे, ऊपर से, तो पहले रफ्तार कितनी? 0, जब नीचे गिरेगी तो फाइनल क्या होगी? ज्यादा। तभी तो बेटा देखो मैंने डस्टर को फेंका तो उसने आवाज किया, तो मैक्सिमम बेटा। उसके बाद बेटा लास्ट एमसीक्यूज, इफ अ बॉडी थ्रोज अपवर्ड देन जी विल बी, बेटा जब हम किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जैसे देखिए ये बॉडी नीचे है, ये ऊपर, बेटा ये आपकी जमीन, ये आपका ऊपर सरफेस, जैसे जैसे बेटा हम जमीन से ऊपर जाते हैं तो आपकी ग्रेविटी क्या होती है बेटा? अपवर्ड जाते हैं तो माइनस, और अगर हम डाउनवर्ड आते हैं तो बेटा ग्रेविटी क्या होती है? प्लस होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी जिसम अगर ऊपर जाए तो आप बताएं कि ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा? तो हम कहेंगे ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। ठीक है, अब बेटा लास्ट में मैंने एक एमसीक्यूज आप लोगों के लिए दिया है, डू योरसेल्फ, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब देंगे। अब एमसीक्यूज क्या है बेटा? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलाउड टू फॉल, एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसको अलाउ किया है, क्या अलाउ किया है? कि भाई आप नीचे गिरो, जैसे देखिए ये, जैसे ही मैंने इस पेन को ऊपर से फेंका, एक बॉडी है, मैं उसको थ्रो कर रहा हूं, ओ सॉरी ये नीचे वाला था, एक बॉडी है बेटा, इसको मैं अलाउ कर रहा हूं कि आप मरो, आप गिरो,
फॉल हो जाओ, आप नीचे की तरफ आओ, गिरो। ओके, जब नीचे गिरेगा तो कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जमीन की ग्रेविटी की वजह से गिरती है। तो फिर व्हाट विल बी द डिस्टेंस? बताएं कि डिस्टेंस कितना होगा? 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद। देख ले बेटा, सारा आंसर इसी में है, इसमें है सारे का सारा आंसर। आप समझ जाएंगे ये पढ़ेंगे तो। ये बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो 1 सेकंड के बाद इसके डिस्टेंस कितना होगा? 2 सेकंड के बाद कितना होगा? 3 सेकंड के बाद कितना होगा? तो ये बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आज का मेरा लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बेटा कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का जहन में हो, आप मुझसे जरूर पूछिएगा। बेटा ये जो मैंने एमसीक्यूज आप लोगों को करवाए हैं, ये वैसे भी मैं डिस्कस करता तो हो जाते, मगर इनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो से मेरे से बहुत कुछ सीखे होंगे। बेटा अपने दोस्तों में, फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी का भला हो, किसी के पेपर जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। और ये काम करेंगे क्योंकि इंसान की जिंदगी का मकसद है हम किसी की जात से, अपनी जात से किसी को फायदा पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज।